नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन क्लास 6 है जो सामाजिक अध्ययन की, उसका जो पार्ट 3 है, भाग 3, वो संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे दोस्तों हस्तलिखित नोट से। दोस्तों इससे पहले मैंने कुछ करवा दिए हैं आपको चैप्टर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सिलेबस है अपना 6ठी क्लास का। इसमें दोस्तों मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था आपको। देखिए यहाँ तक महाद्वीप एवं महासागर तक। फिर एक दोस्तों टेस्ट लिया था मैंने बड़ा, ये पर्यावरणीय प्रदेश दोस्तों छूटा हुआ है। पर्यावरणीय प्रदेश से लेकर ये पार्ट, इसका दोस्तों मैं 2 पार्टों में एक वीडियो बना करके इतना पोर्शन करवा दूंगा। आज ये भाग 3 करते हैं अपन। वो वीडियो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देखने कहाँ से हैं। आपको सबसे पहले तो दोस्तों अपने चैनल के होम पेज पर आना है और यहाँ से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कसम लगेगी आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो। और यहाँ पर दोस्तों बेल आइकन है वो दबाना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख लेते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते यार। अब देखिए आप जाओगे कहाँ पर, यहाँ प्ले लिस्ट में जाओगे। प्ले लिस्ट में जा कर के आप क्या करोगे, एक मिनट। प्ले लिस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो सामाजिक अध्ययन के कुछ ओल्ड पेपर हल करवा रहा हूँ मैं, वो है। और यहाँ पर आप जैसे ही नीचे जाओगे तो ये मिलेगा दोस्तों आपको सोशल स्टडी 6 से ये 10 वाला। तो इसको ओपन करोगे जैसे ही तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। महाद्वीप महासागर का टेस्ट, ये पीछे दोस्तों मैंने जितने भी वीडियो करवाए हैं वो सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ वीडियो करवाए थे, वो भी आपको मिल जाएंगे। और हिंदी टीचिंग मेथड देखनी है तो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। साइकोलॉजी की 11वीं 12वीं की बुक करवाई है, वो राजस्थान अध्ययन रीड चाइल्ड साइकोलॉजी करवाई है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों मैंने रीड SST की 14 वीडियो ये अपलोड किए हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वैदिक सभ्यता देखिए ये इस तरह से, तो ये भी आप देख सकते हैं, आपके काम के हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, आप ये देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं समझाऊंगा कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा। देखिए सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की मैं यदि बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता के दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की गई 1922 में, ठीक है। और दोस्तों इस सभ्यता की मैं यदि बात करूं तो यह सभ्यता दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व यानी 2500 वर्ष तथा वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता 3 सभ्यताओं के समकालिक थी, वो थी मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला फ्रात नदियों के बीच बसी सभ्यता, चीन की हवांग हो की सभ्यता। इन 3 सभ्यताओं के दोस्तों समकालिक थी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों की मैं यदि बात करूं तो देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ में मिला है दोस्तों, यानी कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़। अहाड़ स्थल उदयपुर जो कि बेड़च नदी के संगम पर, देखिए दोस्तों बेड़च नदी के किनारे, और इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है अहाड़ उदयपुर को। गिलुंडी दोस्तों, गिलुंड ये स्थल दोस्तों यानी गिलुंड की सभ्यता उदयपुर से 45 किलोमीटर दूर राजसमंद में मिली है दोस्तों। बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। बालाथल उदयपुर की सभ्यता। नोहे भरतपुर की सभ्यता, नोहे भरतपुर की सभ्यता से दोस्तों लोहे के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष? लोहे के अवशेष। चंद्रावती दोस्तों अबू सिरोही, और दोस्तों चंद्रावती परमार वंश की राजधानी रही थी। तो पूछा जा सकता है कौन सा स्थल या कौन सी प्राचीन सभ्यता परमार वंश की राजधानी रही थी? तो चंद्रावती अबू सिरोही ये दोस्तों परमार वंश की राजधानी रही थी। नेक्स्ट दोस्तों पंचमाता सभ्यता, ये राजसमंद, ठीक है, राजसमंद में दोस्तों पंचमाता ये राजसमंद में। यहाँ पर दोस्तों लेपिस लेजुली शीप की चूड़ी मन के बनाने, लेपिस लेजुली यानी दोस्तों स्त्रियों के सजने संवरने के सामान यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गणेश्वर की सभ्यता, ये दोस्तों सिक्कर से मिली है जो कि कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ये दोस्तों ताम्रकाल की यहाँ से वस्तुएं मिली है, यहाँ से ताम्रकालीन वस्तुएं मिली है। नेक्स्ट दोस्तों बेराट की सभ्यता दोस्तों जयपुर, यहाँ पर दोस्तों ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही है बेराट। और ये दोस्तों यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, बेराट से अशोक के शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो वैदिक सभ्यता उस सभ्यता को कहा जाता है जिस समय वेदों की रचना की गई। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद को माना जाता है। कौन से वेद को? ऋग्वेद को। और दोस्तों ऋग्वेद
देखिए सबसे प्राचीन वेद और गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यजुर्वेद। इन वेदों की रचना दोस्तों बाद में की गई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये दोस्तों ऋग्वेद प्राचीन वेद है सबसे, ठीक है। और वैदिक सभ्यता को दोस्तों दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता और दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ठीक है। तो दोस्तों ये ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों 3 अन्य वेदों की रचना की गई। नेक्स्ट देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों वो वेद है जिसे गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। कल एक पेपर हल किया था उसमें आया भी था, दोनों में लिखा गया है। यज्ञ संबंधी श्लोक तथा मंत्रों का इसमें उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सामवेद। देवताओं की स्तुति गीत मंत्र आदि का उल्लेख दोस्तों सामवेद में किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नोट लगाकर लिखा है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये भी दोस्तों वेदों के भाग है। ये दोस्तों मैंने आपको वैदिक सभ्यता करवाई, उसमें डिटेल में करवा दिया, यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो वैदिक काल के लोगों में देखिए दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, शिक्षा महत्वपूर्ण थी, यहाँ लड़के और लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था, नारी का उच्च स्थान था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नारियाँ पुरुष के साथ मतलब विभिन्न कार्यों में भाग लेती थी, जैसे घोषा, आपाला, लोपामुद्रा, ये दोस्तों यहाँ की विदुषी नारियाँ थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और 16 संस्कारों में दोस्तों पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी 16 संस्कार किए जाते थे, यानी पुरुष और महिलाओं दोनों के 16 संस्कार होते थे। और दोस्तों एक पत्नी प्रथा थी, यानी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी, यानी संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, ऐसी भावना थी। आश्रम व्यवस्था का दोस्तों प्रचलन था, 4 आश्रम थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यहाँ पर किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। एक वाक्य मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में, मैं मंत्र निर्माता, मेरे पिता वेद, मेरी माता अन्न पीसने वाली, इस तरह का दोस्तों एक वाक्य भी मिला है, यानी इस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजनीतिक जीवन की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए सबसे छोटी इकाई कुटुंब यानी परिवार होता था। परिवार से बड़ी दोस्तों इकाई ग्राम होती थी, जिसका प्रमुख ग्रामीण होता था। इससे बड़ी दोस्तों इकाई विश्व होती थी, जिसका मुखिया विश्वपति कहलाता था। और दोस्तों कई विश्वों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख राजन होता था, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और देखिए दोस्तों सभा व समिति 2 संस्थाएं थी जो राजा की शक्तियों पर दोस्तों नियंत्रण व कार्यों की निगरानी करती थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सभा व समिति 2 संस्थाएं थी जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण व कार्यों की निगरानी करती थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों भूमि को 2 भागों में बांटा गया था, उर्वरा व खिल्य। उर्वरा दोस्तों उपजाऊ भूमि को और खिल्य दोस्तों बंजर भूमि को कहा जाता था। और यहाँ पर दोस्तों आर्य लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे दोस्तों। और व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी। और दोस्तों व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर आधारित था। रिदम अब बड़ा है दोस्तों, वस्तु विनिमय पर आधारित था। और ऋग्वेद से पता चलता है दोस्तों कि उन दिनों निष्क नामक एक सोने का सिक्का भी था और निष्क नामक एक आभूषण का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ऋग्वेदिक काल में नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती थी इस टाइम? तो दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियां जिनके वर्तमान नाम कुछ है, ऋग्वेदिक काल में कुछ थे। यहाँ से एक प्रश्न भी आया था रीट में। देखिए दोस्तों कुंभा जिसे वर्तमान में काबुल के नाम से जाना जाता है, गोमती जिसे वर्तमान में गोमल के नाम से जाना जाता है, सिंधु जिसे वर्तमान में सिंधु, वितिस्ता जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है, अश्किनी जिसे चिनाब के नाम से जाना जाता है, परुशुणी यह आया था दोस्तों, परुशुणी जिसे वर्तमान में रावी के नाम से जाना जाता है, विपाशा जिसे व्यास के नाम से जाना जाता है, अष्टुद्री इसे सतलुज के नाम से जाना जाता है, दस्तवती इसे सरस्वती के नाम से। तो दोस्तों ये प्राचीन काल में इतनी नदियाँ उस टाइम प्रवाहित होती थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। महाजनपदों की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किस में मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है दोस्तों। और महाजनपद दोस्तों 16 थे। कितने थे? 16 थे। यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी। तो देखिए दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी दोस्तों विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
काशी मत्स्य यानी भरतपुर अलवर वाला ये दोस्तों। काशी जनपद की राजधानी वाराणसी दोस्तों। कौशल की राजधानी अयोध्या या श्रावती। अंग की राजधानी दोस्तों चंपा थी। मगध जो कि दोस्तों 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली था दोस्तों। मगध ध्यान रखना, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था तो मगध था दोस्तों। मगध की राजधानी दोस्तों गिरिवज्र राजगृह या पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। मल की राजधानी कुशीनारा या पावा थी। चेंदे की राजधानी शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी दोस्तों अहिच्छुत्रपुर या कपिल्य थी। सूरसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। अश्मक की राजधानी दोस्तों पोतली या पोदन थी। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन या महिष्मती थी। गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। और दोस्तों कंबोज की राजधानी राजपुर थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16 महाजनपदों में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं डिटेल आपको बताने लग जाता ना चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वाली तो टाइम बहुत लग जाए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 16 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक दोस्तों दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। यानी कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, कुछ में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों राजा को गणपति या राजा कहा जाता था और शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई दोस्तों मंत्री परिषद थी। और परिषद देखिए दोस्तों यहाँ पर परिषद यह वर्तमान लोकसभा के समान थी, जिसमें गणपति और मंत्री परिषद शासन के बारे में परिषद की जानकारी देते थे। परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करते थे? जनता करते थे। और दोस्तों पुलिस की व्यवस्था भी थी इस टाइम। देखिए पुलिस की व्यवस्था भी थी, न्याय व्यवस्था भी थी दोस्तों। निम्नतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय का राज्य सर्वोच्च होता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मगध साम्राज्य की दोस्तों यदि मैं बात करूं तो मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने शासन किया था दोस्तों। यानी मगध महत्वपूर्ण दोस्तों राज्य था। ठीक है। मगध पर सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश ने शासन किया, जिसमें बिंबिसार व अजातशत्रु ये प्रमुख शासक रहे। फिर शिशुनाग वंश की स्थापना दोस्तों शिशुनाग ने की थी। फिर नंद वंश दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महापद्म नंद और घनानंद अंतिम शासक था दोस्तों मगध का। कहानी क्या होती है दोस्तों, उस टाइम तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता था उस टाइम, वर्तमान पाकिस्तान उस टाइम दोस्तों मतलब गांधार वाला एरिया दोस्तों तक्षशिला, वहाँ पर दोस्तों विश्वविद्यालय था तक्षशिला, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। और उस टाइम दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर। तो दोस्तों उस टाइम वहाँ पर शिक्षक थे, कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त वहां पर शिक्षक थे। विष्णुगुप्त को चिंता सताने लगी कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और भारत पर आक्रमण कर देगा तो भारत है वो तहस नहस हो जाएगा और भारत एकता के सूत्र में नहीं बंधेगा। तो उसने क्या सोचा कि भारत वैसे ही टुकड़ों में बंटा हुआ है, 16 महाजनपद है भारत में, यदि इनको मैं एक कर दूं तो दोस्तों भारत है उसकी अखंडता को कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये इस प्रस्ताव को लेकर दोस्तों घनानंद के पास आता है और घनानंद के पास आता है दोस्तों, तो घनानंद ने उसकी बेइज्जती कर दी थी किसकी? विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य की, क्योंकि दोस्तों घनानंद विलासी प्रवृत्ति का इंसान था। तो इसी टाइम दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रण ले लिया था कि मैं इसका समूल नाश करूंगा, यानी इस वंश का ही नाश करूंगा। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ये विष्णुगुप्त हैं, ये दोस्तों रास्ते में जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक बालक मिला था, उस बालक को वो ले गए और उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, जो कि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से फेमस होगा और जो घनानंद को मार करके दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना करेगा। डिटेल नहीं बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर पूरी डिटेल कहानी बताने लग जाऊंगा तो यही रह जाएगा अपना लेसन। नेक्स्ट आता है दोस्तों मौर्य वंश एवं गुप्तकालीन भारत। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त जो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में शिक्षक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीतिक ग्रंथ है, ना कि आर्थिक ग्रंथ है दोस्तों। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से दोस्तों घनानंद के नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हरवा करके दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद के अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद। में थोड़ा बोलने में ऐसे हो जाता है दोस्तों, जल्दी बोल रहा हूँ। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, इसे परास्त करके दोस्तों इसे मार ही दिया था। फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त, ये चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराकर गांधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान का कुछ भाग प्राप्त किया था दोस्तों। यानी सिकंदर का दोस्तों सेनापति आया था लड़ने के लिए सेल्यूकस निकेटर। कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों इसने हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, तो सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों इसे कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान का भाग दे दिया था दोस्तों। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दोस्तों अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया था। किसका विवाह? हेलेना का विवाह कर दिया था दोस्तों। और दोस्तों ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हेलेना के साथ हुआ था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों इसने अपने राजदूत मेगस्थनीज को दोस्तों इसके दरबार में नियुक्त कर दिया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। ठीक है, यानी इंडिका नामक पुस्तक मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य का अंतिम समय बिंदुसार को सौंप दिया। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंतिम समय था, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन बहुत अच्छी तरह से किया था, लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ था? बहुत अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? बहुत अकाल पड़ा था। इसी टाइम दोस्तों गुजरात में पुष्यगुप्त ने एक उसका निर्माण करवाया था दोस्तों, झील का निर्माण करवाया था। मेरी याद नहीं आ रही, पुष्यगुप्त ने गुजरात में, याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, एक झील का निर्माण करवाया था। बहुत मतलब पानी की कमी हो गई थी, तो दोस्तों ये मतलब आहत हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य आहत हो गए। तो इन्होंने क्या किया? जैन मुनि भद्रभाऊ से दोस्तों जैन धर्म की दीक्षा लेकर के ये दोस्तों कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक स्वर्ण बेलगोला चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जाकर के दोस्तों इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि होती है दोस्तों उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग देना। संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए थे और शासन व्यवस्था दोस्तों बिंदुसार को सौंप दी थी। और देखिए दोस्तों, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसके प्रधानमंत्री भी दोस्तों चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा था दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रिय मिलता है। क्या मिलता है? देवानाम प्रिय मिलता है। और अशोक दोस्तों सम्राट बना था 269 ईस्वी पूर्व में। और दोस्तों अशोक ने एक प्रमुख युद्ध लड़ा था दोस्तों, कलिंग का युद्ध। कौन सा? कलिंग। और दोस्तों कलिंग के मतलब कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब खून खराबा हुआ था। ये ऐसे हिल गया था कि मतलब तूने इतना पाप कर दिया। तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और दोस्तों अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश पहुंचाने का कार्य किया था। तो ध्यान रखना, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश पहुंचाने का कार्य किया। अशोक के अभिलेख दोस्तों प्राकृत भाषा में मिलते हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और उत्तर पश्चिम के कुछ अभिलेख दोस्तों यूनानी भाषा में मिलते हैं। और दोस्तों अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अशोक ने ना अपना जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों कुछ संगीतियों का या सभाओं का भी आयोजन किया था। और दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक के समय दोस्तों पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। और दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए देखिए कुछ लोगों को प्रचार के लिए भेजा था। कल दोस्तों सीटेट का एक पेपर हल कर रहे थे, रीट का ही कर रहे थे, तो उसमें आया भी था कि अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? श्रीलंका प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। चलिए देख लेते हैं। देखिए सोन व उत्तरा को दोस्तों स्वर्ण भूमि पेंगू भेजा था इन्होंने प्रचार के लिए। महेंद्र व संघमित्रा को दोस्तों श्रीलंका भेजा था। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो वहाँ महेंद्र दे रखा था ऑप्शन में, महेंद्र को व संघमित्रा को भेजा। नेक्स्ट देखिए तो मारक्षित को भेजा था यवन प्रदेश, रक्षित को भेजा था दोस्तों वनवासी या उत्तरी कनाडा प्रदेश। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दोस्तों कनिष्क हुआ था। कौन हुआ था? कनिष्क।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली थी दोस्तों। गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक दोस्तों चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम था, जो सन 319-20 ईस्वी में शासक बना, और वह कुशल प्रशासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक और उदार शासक था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक मगध का शासक बना, और इसकी माता कुमार देवी थी। कौन थी? कुमार देवी। समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूप में दोस्तों गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हरिसेन इसका मंत्री व लेखक था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, हरिसेन कौन था? ये दोस्तों इसका मंत्री था चंद्रगुप्त। ये देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का क्या था? मंत्री था हरिसेन, जिसने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और इस ग्रंथ में दोस्तों समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इसके दरबार में दोस्तों 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न। देखिए महाकवि कालिदास, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, ठीक है, अमर सिंह, ये दोस्तों नाम दिखाई नहीं दे रहा मुझे, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर्ण, वराहमीर, वररुचि, ठीक है। और दोस्तों इसी के दरबार में चीनी यात्री फाहन आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाहन आया। तो पूछा जा सकता है चीनी यात्री फाहन किसके काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। और गुप्त काल का शासन दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। पानी पी लूं दोस्तों, 1 मिनट। नेक्स्ट आता है दोस्तों 20 नंबर लेसन। ये डायरेक्ट दोस्तों मैन पॉइंट बताऊंगा। विल्सन ने दोस्तों एक वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है, ठीक है। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में देखिए दोस्तों खड़ा लोहा स्तंभ 1500 वर्ष पुराना बनाया गया था, जिसमें आज भी जंग नहीं लगा है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ईश्वाल उदयपुर में मौर्यकालीन लोहे गलाने की प्रगलन भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौर्यकालीन लोहे प्रगलन भट्टियों के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो ईश्वाल उदयपुर से मिले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों देशी व्यापार के 2 मार्ग थे उस टाइम, उत्तरापथ व दक्षिणी पथ। इसका उल्लेख दोस्तों महाभारत, बौद्ध व जैन ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इथोपिया अफ्रीका में हाथी दांत व सोना भारत से आता था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इथोपिया अफ्रीका से हाथी दांत व सोना भारत से आयात किया जाता था। ये लेसन थोड़ा देख लेना दोस्तों आप। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 21 नंबर लेसन है स्तूप, यानी स्तूप का शाब्दिक अर्थ दोस्तों टीला होता है। स्तूप दोस्तों साधारण स्मारक व न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता था। देखिए अमरावती का स्तूप अमरावती आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप और मध्य प्रदेश में दोस्तों बरहुत के स्तूप के अवशेष दोस्तों भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चैत्य पूजा स्थल कहलाते तथा विहार निवास स्थान थे ये बौद्ध भिक्षुओं के। ध्यान रखना आप, बौद्ध भिक्षुओं के दोस्तों पूजा स्थल चैत्य व निवास स्थान दोस्तों विहार के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बागोरा नदी की घाटी की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। यहाँ कुल दोस्तों 29 गुफाएं मिली हैं, जिनमें 5 गुफाएं दोस्तों चैत्य शेष विहार है। ये बौद्ध से संबंधित है दोस्तों। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद बागोर की घाटी में की पहाड़ी को काटकर बनाई गई दोस्तों। यहाँ पर बौद्धकालीन 29 गुफाएं मिली हैं। 5 गुफाएं दोस्तों चैत्य शेष विहार। अब ध्यान में होगा चैत्य पूजा स्थल, विहार निवास स्थान। और देखिए दोस्तों अजंता है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्ति बनी, और इस काल में कला का प्रमुख केंद्र दोस्तों गांधार व मथुरा थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार यूनानी थे। गांधार मूर्तिकला के शिल्पकार यूनानी थे, लेकिन उनका कला विषय दोस्तों भारतीय था। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इस चैप्टर में। पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुंभार शंभो, इनकी रचना कालिदास ने की थी। ये देखो मर्च कटिकम, इसकी रचना दोस्तों क्षुद्रक ने की थी।
अमरकोश की रचना दोस्तों अमर सिंह ने की थी। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, इसकी रचना दोस्तों हर्ष ने की थी। हर्षचरित की रचना दोस्तों बाणभट्ट ने की थी। ये रचना ध्यान रखना, 1% पक्का मिलेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। और मेघस्तनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। और अश्वमेघ यज्ञ कर सोने के सिक्के चंद्रगुप्त ने चलाए। ये बात भी ध्यान रखने दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ कर सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त ने चलाए थे। तो दोस्तों ये सारे के सारे चैप्टर अपने हो गए हैं, 6ठी क्लास के इतिहास वाले। मेन चीज सारी बता दिए दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे सामाजिक अध्ययन। अपना दोस्तों 6ठी क्लास का भूगोल का पार्ट पूरा हो गया। आज से अपन को इतिहास का पार्ट शुरू करना है। इसमें दोस्तों जो 16वां लेसन है वो मैंने आपको याद करना दिया था कि 16वां लेसन है वो आप अच्छे से याद कर लेना, जिसका टेस्ट होगा। तो दोस्तों समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पहले अपनी क्लास 11 PM होती थी, अब दोस्तों 10 PM होगी, क्योंकि 11 दोस्तों लेट बजते हैं। तो रिक्वेस्ट आई कि सर प्लीज़ 10 बजे क्लास कर दीजिए। तो क्लास थोड़ी 1 घंटा पहले की जा रही है। आज की जो क्लास है दोस्तों, ये इतिहास में हमारा अतीत इसका टेस्ट है, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और दोस्तों ये जो क्लास है ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। रीट लेवल फर्स्ट में दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए, लेवल सेकंड में दोस्तों सामाजिक के लिए और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, विराट सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं? विराट सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं? तो आई होप दोस्तों आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट सभ्यता के अवशेष जयपुर जिले में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विराट स्थल किस जनपद की राजधानी थी? यहाँ पर किस काल के अवशेष मिले हैं? विराट स्थल किस जनपद की राजधानी थी? यहाँ पर किस काल के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों। और यहाँ पर महाभारत कालीन दोस्तों अवशेष मिले हैं विराट स्थल से। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विराट स्थल से मौर्य कालीन किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? विराट स्थल से मौर्य कालीन किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट स्थल से मौर्य कालीन अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? कांतली नदी, सिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 5 नंबर, गणेश्वर सभ्यता से किस काल के अवशेष मिले हैं? जो गणेश्वर सभ्यता है इससे दोस्तों किस काल के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता से ताम्र पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 6 नंबर, राजसमंद जिले में स्थित कौन सा गांव आहड़ बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? राजसमंद जिले में स्थित कौन सा गांव आहड़ बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमता। पंचमता गांव है दोस्तों, ये राजसमंद जिले में स्थित है, जो कि आहड़ बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट 7 नंबर है दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से लेपिस लेजुली दोस्तों जवाहरात, जो कि इधर क्या नाम है अपने अफगानिस्तान की तरफ चलने वाला लेपिस लेजुली उस टाइम का, ठीक है। राजस्थान के किस स्थल से लेपिस लेजुली जवाहरात के अवशेष पाए हैं? लेपिस लेजुली दोस्तों जवाहरात है जो अफ्रीका देश में इसके अवशेष मिले हैं, लेपिस लेजुली। वैसे अवशेष दोस्तों राजस्थान में भी मिले हैं, तो राजस्थान में किस स्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर,
मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण स्थल जो कि परमार वंश की राजधानी थी। पूरा मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण स्थल जो कि परमार वंश की राजधानी थी, उसका नाम बताना है दोस्तों आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रावती। कौन सा स्थल है वो? चंद्रावती, आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 9 नंबर। पूर्वी राजस्थान का कौन सा स्थल जहाँ से तांबे और हड्डियों के उपकरण इसके साथ साथ लोहे की कुल्हाड़ी मिली है? पूर्वी राजस्थान का कौन सा स्थल है जहाँ से तांबे और हड्डियों के उपकरण साथ के साथ लोहे की कुल्हाड़ी मिली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नोहर सभ्यता, भरतपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। उदयपुर के निकट यानी वल्लभनगर, उदयपुर के निकट वल्लभनगर किस स्थल से ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियां व अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं? उदयपुर के निकट यानी उदयपुर के पास दोस्तों वल्लभनगर है, उसी के पास एक स्थल है जहाँ से ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, मूर्तियां एवं अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थल जहाँ से पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पूरा अवशेष एक टीले की खुदाई में प्राप्त हुए किस नदी के किनारे विकसित हुआ? यानी भीलवाड़ा जिले की जो बागोर नामक स्थल है या बागोर की सभ्यता है, ये दोस्तों किस नदी के किनारे विकसित हुई या फलीभूत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीलवाड़ा जिले की जो बागोर नामक स्थल पर दोस्तों पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण पूरा अवशेषकालीन एक टीले की खुदाई भी किस नदी के किनारे विकसित हुआ या फला फूला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का कोठारी नदी, कोठारी नदी। इसे दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर। उदयपुर के उत्तर पूर्व में किस स्थल से खुदाई में एक टिल्ले में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं? उदयपुर के उत्तर पूर्व में किस स्थल से खुदाई में एक टिल्ले के रूप में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा गिलुंड। और गिलुंड पड़ता राजसमंद में दोस्तों, ध्यान रखना राजसमंद। 13 नंबर है दोस्तों। आहड़ सभ्यता जिसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है किस नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ सभ्यता जिसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता है ये बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी? बेड़च नदी। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई? मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। दजला, फरात। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर। सिंधु सरस्वती सभ्यता का चन्हुदड़ो नामक स्थल कहाँ स्थित है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का चन्हुदड़ो नामक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान। इनमें से एक उत्तर आपको बताना है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का चन्हुदड़ो नामक स्थल है दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम व कब खोजा गया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु सरस्वती सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। और कब? 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो दोस्तों मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा। कौन सी थी? तांबा। ध्यान रखना तांबा। उसके बाद जस्ता, उसके बाद सीसा। तो सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है इतिहास जानने की पूर्वजों के जन्म से मृत्यु तक के लेखा जोखा भाइयों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इतिहास जानने की
लेखा जोखा की जो भैया थी जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण मिलता है उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंशावली। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन के साथ रात 10 बजे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करना था कक्षा 6 का 17वां लेसन इतिहास का दूसरा चैप्टर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। दोस्तों आपको मैं बता दूं कल अपना 16वां लेसन हो चुका है और नेक्स्ट डे यानी आज के बाद जो नेक्स्ट कल आने वाला है उसमें दोस्तों आपको 18वां लेसन तैयार करना है। आज का जो ये चैप्टर है दोस्तों इसमें कुल मैंने 22 क्वेश्चन बनाए हैं। आप 22 में से कितने अंक ला पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे प्रश्न निकाल पाऊं। जितनी मेरे से कोशिश हो पाती है मैं उतने अच्छे कोशिश करके प्रश्न निकालने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है वह इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों 1 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है वह इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या 4 मानी गई है। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों में से दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। लेखन के आधार पर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है। लेखन के आधार पर वेदों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन के आधार पर वेदों को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। पूर्व वैदिक काल के आधार पर काल के आधार पर या लेखन के आधार पर दोनों ही मान सकते हैं आप। तो दोस्तों काल के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है या लेखन के आधार पर भी वेदों को 2 भागों में बांटा जा सकता है क्योंकि दोस्तों कुल 4 वेद है और उनमें से 1 वेद पहले लिखा गया, 3 वेद बाद में लिखे गए थे। तो दोस्तों 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद उत्तर वैदिक काल में नहीं लिखा गया। तो दोस्तों इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा वेद है जो उत्तर वैदिक काल में नहीं लिखा गया, यानी वह वेद जो पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों 4 नंबर। प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का उल्लेख किया गया है? 2, 1, 10 या 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मात्र 1 ही मंत्र का उल्लेख किया गया है। कितने? 1। और वो 1 कौन सा है दोस्तों? गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कौन सा वेद गद्य व पद्य यानी चंपू शैली में लिखा गया है। कौन सा वेद गद्य पद्य यानी चंपू शैली में लिखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद, जिसमें दोस्तों यज्ञ संबंधी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर आपके सामने। कौन सा वेद देवताओं को समर्पित है। कौन सा वेद देवताओं को समर्पित है। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर हो जाएगा सामवेद है, वो दोस्तों देवताओं को समर्पित है, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। कौन सा वेद चिकित्सा विधि का ज्ञान करवाता है। कौन सा वेद चिकित्सा विधि का ज्ञान करवाता है। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा करवाता है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 9 नंबर। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। नेक्स्ट 10 नंबर है दोस्तों। वैदिक काल की विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए। वैदिक काल की विदुषी स्त्रियों के नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां थी घोषा, अपाला, लोपामुद्रा
और श्रद्धा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, व्यक्ति के जीवन के कुल कितने संस्कार होते हैं? व्यक्ति के जीवन के कुल कितने संस्कार होते हैं? तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन के कुल 16 संस्कार होते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन दोस्तों वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां और उत्तर वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां दोनों ध्यान में रखना दोस्तों, आपको बता दिया है मैंने, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो दोस्तों वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। यानी दोस्तों वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ये किस पर आधारित हो गई थी? जाति पर, जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, यानी जाति है या वर्ण है वो दोस्तों वैदिक काल में तो कर्म पर आधारित थी और आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में दोस्तों ये जन्म पर आधारित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, वैदिक काल में ग्रामों के समूहों को मिलाकर कौन सी इकाई बनती थी जिसका प्रमुख होता था? वैदिक काल में ग्रामों के समूहों को मिलाकर कौन सी इकाई बनती थी जिसका प्रमुख होता था? तो दोस्तों वैदिक काल में ग्रामों के समूहों को मिलाकर के कौन सी इकाई बनती थी? विष बनती थी। कौन सी? विष। ग्रामों को मिलाकर विष इकाई बनती थी और विष का दोस्तों प्रमुख था वो विषपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषपति। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, कई विषों को मिलाकर कौन सी इकाई बनती थी? कई विषों को मिलाकर कौन सी इकाई बनती थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कई विषों को मिलाकर जन नामक इकाई बनती थी। कौन सी? जन, जिसका प्रमुख दोस्तों राजन होता था या राजा होता था। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर, वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था। वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को कहा जाता था, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को पणि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणि। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? तो दोस्तों निष्क क्या था ऋग्वैदिक काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निष्क है, ये ऋग्वैदिक काल में एक मुद्रा या सोने का सिक्का था। क्या था? सोने का सिक्का था निष्क, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें दोस्तों कुछ नदियां दी गई है, ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियां और उनका वर्तमान नाम। और दोस्तों यहाँ पर आई बटन में मैं इनकी ट्रिक का एक वीडियो दूंगा आपको, ऊपर आई बटन में आपको ट्रिक का वीडियो मिल जाएगा जो पहले बना चुका हूं मैं। उसमें दोस्तों इन नदियों को याद करने की ट्रिक बताई गई है मेरी, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम कैसे याद रख सकते हैं। तो आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आप जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम आपको मिलान करना है 16 के बाद दोस्तों। यहाँ से ये 17 नंबर क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इनको दोस्तों मिलान कीजिए आप, इनमें से आप कितने सही कर पाते हो। तो इधर मैं बोलता हूँ कुंभा, वितिस्ता, अश्किनी, विपाशा, सरस्वती, और इधर वर्तमान नाम व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल और द्वस्तवती। तो दोस्तों कुंभा का क्या होगा? आप मिलान कर लिया होगा, आपने सोच लिया होगा, कुंभा का होगा दोस्तों राइट आंसर काबुल। कुंभा का क्या हो जाएगा? काबुल। वितिस्ता का क्या हो जाएगा दोस्तों? वितिस्ता झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। अश्किनी का क्या हो जाएगा दोस्तों? अश्किनी का चिनाब। अश्किनी का चिनाब। विपाशा का व्यास और सरस्वती, ये सही मिलान है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आई बटन में दोस्तों इन नदियों का ट्रिक वाला वीडियो मिलेगा, वो आप जरूर देखना। तो मिलते हैं दोस्तों कल 10 बजे रात को। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे शिक्षक क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का डेली टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों इतिहास का आज 18वां लेसन आपको दिया था कि 18वां लेसन आप याद कर लेना। आपने आई होप याद किया होगा। यदि याद किया दोस्तों तो इसमें मैंने 22 क्वेश्चन बनाए हैं। 22 में से आप कितने सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राचीन महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनों अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान क्या था? या प्राचीन समय में लोगों के कबीले को किस नाम से जाना जाता था? या महाजनपद काल में मनुष्यों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनपद।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों महाजन पदों की कुल संख्या 16 थी। कितनी थी? 16। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, महाजन पदों की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? महाजन पदों की जानकारी सर्वप्रथम दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, सूरसेन जनपद की राजधानी का नाम बताइए। सूरसेन जनपद की राजधानी का नाम दोस्तों मथुरा था। क्या था? मथुरा। 5 नंबर है दोस्तों, दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 का अस्मक। अस्मक क्या हो जाएगा? अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है 6 नंबर, प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य काशी था। कौन सा? काशी। नेक्स्ट है 7 नंबर, किस महाजनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई है? किस महाजनपद की राजधानी रामायण में अयोध्या बताई गई है? तो 7 का हो जाएगा दोस्तों कौशल। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर, कौन सा राज्य 8 कुलों में बना हुआ था, या कौन सा राज्य 8 कुलों में या वर्गों में बंटा हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का वज्जी। कौन सा? वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम बताइए। मगध की प्राचीन राजधानी दोस्तों ग्रीवज्र थी। कौन सी थी? ग्रीवज्र। याद रखना ग्रीवज्र। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर, कौन सा राज्य एक संघात्मक गणराज्य था? कौन सा राज्य एक संघात्मक गणराज्य था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी था। कौन सा था? वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 11 नंबर, किस राज्य के लोग अपने साहस एवं युद्धप्रियता के लिए विख्यात थे? किस राज्य के लोग अपने साहस एवं युद्धप्रियता के लिए विख्यात थे? तो दोस्तों मल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मल राज्य के लोग हैं वो साहस और युद्धप्रियता के लिए फेमस थे। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? किस महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 13 नंबर, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 14 नंबर, हस्तिनापुर किस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर है? हस्तिनापुर किस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर है? तो ये उस टाइम का बताना है दोस्तों, हस्तिनापुर किस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरु राज्य का। कौन से राज्य का? कुरु राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अवंती राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी का नाम क्या था? अवंती राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी का नाम क्या था? तो दोस्तों महिष्मती था। क्या था? महिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई किसे माना जाता था? तो दोस्तों शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद को माना जाता था। किसे? मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17 नंबर, राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। कौन सा था? मगध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने है 18 नंबर, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक दोस्तों घनानंद था। कौन था? घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 19 नंबर, उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र किसे बनाया गया? उत्तरी भारत का राजनीतिक केंद्र किसे बनाया गया? उस टाइम की बात है दोस्तों ये, तो पाटलिपुत्र को। किसे? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 20 नंबर, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया तथा नदी का प्राचीन नाम भी बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों उस नदी का नाम है व्यास या विपाशा। व्यास या विपाशा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों
नंद वंश को किसने समाप्त किया? नंद वंश को किसने समाप्त किया? तो दोस्तों नंद वंश को समाप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद के बाद मगध का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य बना था। एक दोस्तों मैं सस्पेंस वाला आज क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको कि सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, उस टाइम उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के साथ दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य उनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर हार गया था। सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उस पुत्री का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम, वो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि उसका नाम क्या था। और दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह यही था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आपको उस पुत्री का नाम बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल 19वें लेसन के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को करना है 19वां लेसन, जिसमें दोस्तों 24 प्रश्न रहेंगे। और दोस्तों समय का अभाव है, उस वजह से मैं आपको ये जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और आई होप आप जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप कितने सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना दोस्तों चाणक्य ने की थी। किसने? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? अर्थ से, राजनीति से, इतिहास से या भूगोल से? तो अर्थशास्त्र का संबंध दोस्तों राजनीति से है, क्योंकि अर्थशास्त्र दोस्तों एक राजनीतिक ग्रंथ था। क्या था? राजनीतिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के किस सेनापति को परास्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कौन से सेनापति को परास्त किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों कौन कौन से प्रदेश उपहार में दिए थे? यानी दोस्तों युद्ध में जीत गए थे चंद्रगुप्त मौर्य तो 4 प्रदेश उपहार स्वरूप दिए थे, वो थे कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 6 नंबर, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया? तो मेगस्थनीज। कौन से को? मेगस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन संत से दीक्षा ली थी? यानी दोस्तों अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, तो जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम समय है वो कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला पहाड़ियों में बिताया था। ध्यान रखना, कर्नाटक की स्वर्ण बेलगोला पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10 नंबर, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मौर्य वंश के तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश के किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, मौर्य वंश के किस शासक का नाम उसके अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट कब बना था? तो अशोक मौर्य है वो दोस्तों 269 ईस्वी पूर्व बना था। कब बना था? 269 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, किस युद्ध के पश्चात अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा
कलिंग, यानी कलिंग के युद्ध के पश्चात दोस्तों अशोक ने हथियार त्याग दिए थे कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, इतना इसमें नरसंहार हुआ था। 14 नंबर देखिए दोस्तों, अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अशोक के अधिकतर अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। कौन सी है? प्राकृत। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है। सम्राट अशोक ने धार्मिक नीति के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने धार्मिक नीति के लिए धम्म महात्म्य अधिकारी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर, सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सोन एवं उत्तरा, इसको आपको मिलान करना है दोस्तों। सोन एवं उत्तरा किससे मिलान हो जाएगा? तो दोस्तों ए का 2 हो जाएगा, स्वर्ण भूमि, यानी दोस्तों सोन व उत्तरा को अशोक ने दोस्तों प्रचार के लिए भेजा था। स्वर्ण भूमि पेंगू, महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था दोस्तों सिंगली श्रीलंका। महारक्षित को भेजा था दोस्तों, महारक्षित को भेजा था यवन प्रदेश, और रक्षित को भेजा था दोस्तों वनवासी यानी उत्तरी कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 18 नंबर, कुषाणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो दोस्तों कुषाणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ था कनिष्क। कौन सा हुआ था? कनिष्क। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। 20 नंबर है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, गुप्त वंश के किस शासक ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 22 नंबर, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों 22 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में दोस्तों गुप्त वंश है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं था? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दोस्तों नवरत्न थे, उनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो अमर सिंह था, वररुचि भी था, घटकप्रण भी था, तो दोस्तों हरिसेन नहीं था। ठीक है, नवरत्नों में। तो दोस्तों ये 24 प्रश्न थे दोस्तों, थोड़ी जल्दी है, मीटिंग में जाना है मुझे, इसलिए दोस्तों मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन आपको करवा पाया। कभी दोबारा इन प्रश्नों को मैं करवा दूंगा, लेकिन क्लास मिस नहीं करनी थी, बीच में टाइम निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल। सॉरी क्योंकि समय का अभाव था, उस वजह से आपको लग रहा होगा हम आंसर दे नहीं पाए, उससे पहले ही इतने जल्दी आंसर बताए गए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्रश्न मैंने अच्छे निकालने की कोशिश की है। तो मिलते हैं दोस्तों कल 10 बजे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को टेस्ट लेना है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का। इसमें दोस्तों 13 क्वेश्चन बने हैं। इन 13 में से आप कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि आप कितने सही कर पाते हो। इससे पहले की वीडियो नहीं देख पाए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय किसान औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायने में तो उससे भी श्रेष्ठ है, ये कथन किसका था? भारतीय किसान औसत अंग्रेज की तरह अच्छा है और कुछ मायने में तो उससे भी श्रेष्ठ है, ये कथन किसका था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन था वाल्तेयर का। ठीक है, वाल्तेयर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 नंबर, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था। यानी भारत में दोस्तों सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था, उसका नाम बताइए आप। तो देखिए दोस्तों, सूती व रेशमी उद्योगों का प्रमुख केंद्र था बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 3 नंबर, किसने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल में लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा होगा? किसने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल में लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा होगा? तो दोस्तों ये कहा था विल्सन ने। किसने? विल्सन।
नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। कहाँ का लोह स्तंभ 1500 वर्ष पुराना है जहाँ अभी तक जंग नहीं लगा है? कहाँ का लोह स्तंभ 1500 वर्ष पुराना है जिसके अभी तक जंग नहीं लगा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का लोह स्तंभ दिल्ली। कुतुब मीनार का लोह स्तंभ दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है 5 नंबर। मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशवाल उदयपुर। ईशवाल उदयपुर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस देश की मम्मीज को मलमल में लपेटकर या मखमल में लपेटकर रखा जाता था, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत कपड़े का निर्यात करता था? निर्यात मतलब समझे, बेचता था। किस देश की मम्मीज को मलमल या मखमल में लपेट कर रखा जाता था, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत कपड़े का निर्यात करता था? तो दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गंगेतिका क्या है? गंगेतिका क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगेतिका दोस्तों ढाका की मलमल या मखमल है। गंगेतिका क्या है? तो ये दोस्तों उस टाइम में ढाका की मलमल या मखमल है, जो कि दोस्तों यूनान देश में गंगेतिका के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 8 नंबर। पहली सदी में किसने ऐसा कहा कि भारतीय सामग्री के आयात से रोमन साम्राज्य से सोना बाहर जा रहा है? पहली सदी में किसने ऐसा कहा था कि भारतीय सामग्री के आयात से रोमन साम्राज्य से सोना बाहर जा रहा है? तो दोस्तों ऐसा कहा था प्लिनी ने। किसने? प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों 9 नंबर। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में कितने प्रमुख मार्ग थे? देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में प्रमुख कितने मार्ग थे? तो दोस्तों 2 थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। उत्तरापथ और दक्षिणापथ। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देशी व्यापार के मार्ग थे, देशी व्यापार के 2 मार्ग थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? देशी व्यापार के 2 मार्ग थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इसका उल्लेख महाभारत एवं बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कहाँ से भारत हाथी दांत व सोना आयात करता था? यानी भारत देश है वो कहाँ से हाथी दांत व सोना आयात करता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया अफ्रीका। इथोपिया अफ्रीका। इथोपिया दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इथोपिया दांत सफ़ेद होते हैं, हाथी दांत व सोना निर्यात करता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। बाहर से हमारे देश में आयात होने की सूची में प्रमुख थे। यानी दोस्तों भारत देश आयात करता था उन वस्तुओं में प्रमुख किसे आयात करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़े। घोड़े प्रमुख था, यानी सबसे ज़्यादा जो आयात की जाने वाली चीज़ थी वो था घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर। कोरोमंडल के किन बंदरगाहों से दक्षिणी पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ व्यापार करता था? यानी भारत है वो दोस्तों अपने कोरोमंडल और बंगाल के किन बंदरगाहों से दक्षिणी पूर्वी एशिया बंदरगाहों के साथ व्यापार करता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल का मछलीपट्टनम और बंगाल का हुगली। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 13 प्रश्न। आप 13 में से कितने सही कर पाए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन रात 10 बजे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन को कक्षा 6 इतिहास का लास्ट लेसन यानी 21वां लेसन हमारी सांस्कृतिक विरासत, इसका टेस्ट लेना है। इसमें दोस्तों टोटल 15 प्रश्न मैंने निकाले हैं। इनमें से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और लाइक जरूर करना वीडियो को। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, स्तूप क्या है? स्तूप क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है स्तूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तूप है वो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल है। क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, स्तूप स्मारक ना होकर पूजा स्थल है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 नंबर है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, कितने भागों में? 8 भागों में बांटकर उनके शिष्यों ने दोस्तों अलग अलग जगह स्तूप बनाए थे। ठीक है। 4 नंबर है दोस्तों, अमरावती नामक श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? अमरावती नामक श्वेत पाषाण निर्मित स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? कृष्णा नदी। और ये अमरावती दोस्तों, अमरावती स्तूप है, ये अमरावती शहर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सांची का महास्तूप किस राज्य में स्थित है? यानी सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सांची का स्तूप है एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6 नंबर, चैत्य व विहार क्या है? चैत्य व विहार क्या है? तो दोस्तों चैत्य है ये बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल है, और विहार दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल। ध्यान रखना, चैत्य पूजा स्थल और विहार निवास स्थल। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अजंता की गुफाएं किस नदी की घाटियों को काटकर बनाई गई? अजंता की गुफाएं किस नदी की घाटियों को काटकर बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघोरा नदी। कौन सी? बाघोरा नदी। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? इनमें से कितनी चैत्य हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? इनमें से कितनी चैत्य हैं? तो दोस्तों अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 29। उनमें से 5 दोस्तों चैत्य हैं, बाकी विहार हैं। तो ध्यान रखना, अजंता में कुल कितनी गुफाएं? 29। 5 चैत्य, बाकी विहार। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर, फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को। तो दोस्तों फ्रेस्को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है फ्रेस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रेस्को भित्ति चित्रकला की एक विधि है। भित्ति चित्रकला की क्या है? एक विधि। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कितने पशु अंकित हैं? उनके नाम बताओ। यानी अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उस पर कितने पशुओं की आकृतियां बनाई गई हैं और उनके नाम भी बताने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। और कौन कौन से पशु है दोस्तों? सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी। याद रखना, सिंह, बैल, घोड़ा, हाथी 4 पशु हैं। ये प्रश्न आया भी था दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किस काल में बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी? सर्वप्रथम किस काल में बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी? तो दोस्तों सर्वप्रथम कुषाण काल में बुद्ध की मानव मूर्तियां बनी थी। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर, कुषाण कालीन कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण कालीन कला के प्रमुख केंद्र 2 हैं। कितने हैं? 2, गांधार व मथुरा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास जी। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी दोस्तों कालिदास। किसने? कालिदास। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है आपको। ये ABCDE तक दिया है, पढ़ देता हूँ। ए बाणभट्ट, आगे सामने पंचतंत्र, क्षुद्रक, अमरकोश, विष्णु शर्मा, मृच्छ कटिकम, हरसचरित, अमर सिंह, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो सबसे पहले आप ए को मिलान कीजिए, बाणभट्ट। ए का कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ए का राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हरसचरित। ठीक है। बी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षुद्रक मर्च्छकटिकम 3, बी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट सी है दोस्तों
विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। ठीक है। हर्ष, हर्ष, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा दोस्तों 5। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये हर्षचरित है। ठीक है। और अमर सिंह, अमरकोश, 2 हो जाएगा, ई का 2 अमरकोश। तो दोस्तों ये टोटल थे 15 प्रश्न। इसमें से आप कितने सही कर पाए हों मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं विदित करवा दूं, आज टेलीग्राम पर मैंने इतिहास के संपूर्ण नोट्स डाले हैं दोस्तों, एनसीईआरटी के पूरे नोट्स। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, हैंड राइटिंग नोट्स दोस्तों टेलीग्राम पर मैंने शेयर किए हैं, आप जरूर देखना। उसमें से आपके जो जो टॉपिक हिस्ट्री में रीट में लगते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं दोस्तों, जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शेड्यूल के साथ। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आप कितने सही कर पाए हो। इसके साथ साथ ये भी बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कोई सुधार करना हो तो भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।